नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 10th लेसन पढ़ रहे थे, जीवों में श्वसन। बच्चों, कल हमने श्वसन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। तो उच्च श्वसन और अंतः श्वसन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब हम ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर की ओर लेते हैं तो ये प्रक्रिया अंतःश्वसन कहलाती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर की ओर निकालते हैं फेफड़ों से, तो ये प्रक्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। हमने ये भी देखा था कि जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो किस प्रकार से जब ऑक्सीजन समृद्ध वायु हमारे नथुनों से होकर के श्वास नली से होकर जब फेफड़ों में जाती है तो फेफड़े वायु से भर जाते हैं, जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक जाता है। इस प्रक्रिया को हम अंतःश्वसन कहते हैं। और उच्च श्वसन के बारे में भी हमने देखा था कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को जब फेफड़ों से बाहर की ओर निकालते हैं, तो बाहर की ओर निकालने पर फेफड़े वायु से खाली हो जाते हैं, जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन फिर से कम हो जाता है और डायफ्राम जो होता है पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम उच्च श्वसन कहते हैं। ये हमने कल देखा था। अब देखो बच्चों, इस प्रक्रिया को, श्वसन की प्रक्रिया को हम एक प्रयोग द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे खेल ही खेल में जब हम गेम्स खेलते हैं शाम को बच्चों के साथ, या बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं, तो हम इस अंतःश्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया को हम गेम के द्वारा खेल करके और बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा ग्रुप है 4-5 बच्चों का, तो हम हमारे घर के अंदर सभी के अंदर जो है सभी के घर में जो है इंच टेप होता ही है। तो इंच टेप हम मम्मी से ले लें और खेल-खेल के अंदर हम 1 बाय 1 करके और सभी जो बच्चे होंगे वो अंतःश्वसन करेंगे या फिर गहरी लंबी साँस लेंगे, डीप इन्हेल करेंगे। तो जब वो डीप इन्हेल करते हैं, तब हम उनके वक्ष गुहा का आयतन ले लेंगे, जब हम उनकी वक्ष गुहा को इंच टेप से नाप लेंगे और फिर हम जैसे ही वो वापस से उच्चवसन करते हैं या जैसे ही श्वास वापस छोड़ते हैं, श्वास को भर के 1 मिनट तक रखेंगे और फिर जब वो छोड़ेंगे, तब हम फिर वापस से उनकी वक्ष गुहा का जो है आयतन लेंगे, वापस से उनका नाप लेंगे इंच टेप से। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उच्चवसन करते समय जो है वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और अंतःश्वसन करते समय वक्ष गुहा का आयतन किस प्रकार से बढ़ जाता है। तो इस प्रयोग को हम अपने डेली रूटीन में करके भी देख सकते हैं और अंतःश्वसन और उच्चवसन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जैसा कि आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 119 के ऊपर जो है सारणी जो है 10.2 के अंदर दे रखा है कि हमने 4-5 हमारे सहपाठी है, विद्यार्थी है, फ्रेंड्स हैं, और उन फ्रेंड्स के हमने जो है खेल ही खेल के अंदर जो है अंतःश्वसन और उच्चवसन के समय को भी नोट किया है, और प्लस उनके वक्ष गुहा का आयतन कितना बड़ा है, उसके अंदर भी हमने जो है उसको भी नोट किया है, और फिर हमने अंतर निकाला है कि किस प्रकार से अंतःश्वसन के अंदर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, उच्चवसन के समय यह आयतन घट जाता है। अब चलो बच्चों, हम इसके अलावा एक और प्रयोग करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। इसके लिए हम एक मॉडल बना सकते हैं बच्चों, एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके लिए जैसे कि हम एक खाली आपके पेज नंबर 120 पे आइए। यहाँ पर चित्र संख्या 10.7 देखिए। हमने एक काँच की बॉटल ली है खाली। काँच की बॉटल लेकर के प्लास्टिक की बॉटल ही हमने ली है, और हमने उसका नीचे का जो हिस्सा है पेंदे वाला, उसको हमने काट दिया है। देख रहे हैं आप चित्र के अंदर? अब हमने उसको काट दिया। अब हमने क्या किया, जो ऊपर ढक्कन वाला हिस्सा है वहाँ पर हमने सबसे पहले हमने क्या, स्ट्रॉ ली, जिससे हम जूस वगैरह पीते हैं, वो स्ट्रॉ ले ली हमने। और स्ट्रॉ लेकर के 2 स्ट्रॉ को हमने जो है वाई के आकार का शेप दे करके आपस में चिपकाया, कटिंग करके आगे से, और फिर उसके ऊपर एक लंबी स्ट्रॉ हमने लगाई, जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे हैं। वाई का शेप बनाना है हमको 3 स्ट्रॉ लेकर के, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस जुड़ी हुई स्ट्रॉ को, जो हमने जोड़ी हुई स्ट्रॉ है, इसको हमने बॉटल के अंदर शिफ्ट किया, और बॉटल के अंदर एक कॉर्क लगा करके उस कॉर्क के अंदर हमने छिद्र करके उसके अंदर से इस स्ट्रॉ को निकाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो बॉटल का नीचे का हिस्सा हमने जो काटा था, उसके अंदर हमने डायफ्राम की जगह एक रबड़ का बड़ा बैलून लगा दिया। बलून को ऊपर से काटा पहले, ऊपर से काट करके उसका जो नैरो भाग होता है, जो उसका संकरा भाग होता है, उसको काट दिया बलून का, और काट करके उसका जो चौड़ा वाला भाग है उसी को लेकर के हमने बॉटल के नीचे से उसको कवर कर दिया, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं।
अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमारा मॉडल जो है तैयार हो गया, हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर श्वसन प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे फेफड़े जो है वो वर्क करते हैं, या हम किस प्रकार से अंतः श्वसन करते हैं और उच्च वसन करते हैं, इस प्रक्रिया को हम देख रहे हैं, इसीलिए हमने इस मॉडल को तैयार किया है। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमारा मॉडल तो तैयार हो गया। अब हमने क्या किया, जो हमारा हमने जो नीचे बलून लगाया है, बॉटल के पन्ने में जो बलून लगाया है वो हमारा डायफ्राम का काम कर रहा है। जो स्ट्रॉ के अंदर 2 बलून हमने लगाए हैं अंदर, वो लंग्स का कार्य कर रहे हैं, और जो स्ट्रॉ है वो हमारी हम कह सकते हैं ब्रीथ पाइप का काम कर रही है, या फिर श्वसन नली का कार्य कर रही है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको अंत्य श्वसन, उच्च श्वसन की प्रक्रिया इसके अंदर समझनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कि हम सबसे पहले जो है, नीचे जो डायफ्राम वाला बलून है, जिसको हमने डायफ्राम समझा है, नीचे वाले बलून को हम बाहर की ओर खींचेंगे। जब हम उसको बाहर की ओर खींचते हैं तो हम देखते हैं कि वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है। शुद्ध ऑक्सीजन समेत वायु अंदर की ओर आ रही है, बॉटल के अंदर आ रही है स्ट्रॉ से होकर के, जिससे कि अंदर लगे दोनों बलून जो है वो फूल जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जब वायु प्रवेश करती है तो हमारे लंग्स भी इसी प्रकार से फूलते हैं, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, या वो अपनी स्थिति से नीचे की ओर चला जाता है। अब देखिए, इसके बाद जैसे ही हमने जो बलून नीचे वाला था, डायफ्राम वाला जो बलून है, उसको जब हमने वापस से पुनः अंदर की ओर किया, बॉटल के अंदर की ओर जब हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि पुनः जो अंदर के बलून से वो वायु से खाली हो जाते हैं। वायु जो होती है पुनः बाहर की ओर निकल रही है। फेफड़े यानी कि जो बलून हमने अंदर लटकाए थे स्ट्रॉ के ऊपर, वो खाली हो गए हैं, और डायफ्राम वापस अपनी पुनः स्थिति के अंदर आ गया है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम उच्च वसन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर निकालते हैं, तो उसी समय हमारे फेफड़े जो होते हैं वायु से खाली हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी वक्ष गुहा का आयतन भी कम हो जाता है, और हमारा डायफ्राम जो होता है वापस पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। वक्ष गुहा हमारी जो होती है पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। अब आपको समझ में आया कि हम किस प्रकार से अंतः श्वसन और उच्च वसन करते हैं। किस प्रकार से अंतः श्वसन करते समय हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, डायफ्राम नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, और उच्च वसन करते समय ठीक उसी प्रकार से फेफड़े वापस से खाली हो जाते हैं, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, और डायफ्राम जो होता है पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, वक्ष गुहा भी अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है। तो ये हमारी श्वसन प्रक्रिया थी। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं बच्चों, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या हम वाकई में उच्च वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं। हमारे दिमाग में ये प्रश्न अक्सर आता है कि हम जब अंतः श्वसन करते हैं तो क्या प्योर ऑक्सीजन हमारे अंदर जो है जाती है नथुनों के द्वारा। ऐसा नहीं है बच्चों। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो अंतः श्वसन करते समय 21% ऑक्सीजन होती है, इसमें 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और अन्य गैसेस भी होती है। लेकिन जब हम उच्च वसन करते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 16.4% ऑक्सीजन भी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी जो है CO2 ऑक्सीजन से मिलके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना। तो 16.4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ऑक्सीजन भी जो है बाहर की ओर जो है वो प्रवाहित होती है, हम बाहर निकालते हैं। अब देखो, अभी भी आपके दिमाग में ये प्रश्न हो रहा है कि बच्चों मैम हमें ये समझ नहीं आया कि क्या हम उच्च वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, एक परख नली ली, उसके अंदर हमने चूने का पानी भर लिया। अब चूने के पानी भरने के बाद हमने उसके अंदर एक स्ट्रॉ लगाई। अभी हमने चूने के पानी का कलर नोट कर लिया। चूने का पानी कैसा था, व्हाइट था, है ना। अब हमने क्या किया कि अपने नाक के एक नथुने के अंदर हल्की सी इस स्ट्रॉ को लगाया, और हमने उसके द्वारा श्वास को उस टेस्ट ट्यूब के अंदर छोड़ा स्ट्रॉ के द्वारा। तो जब हमने श्वास को छोड़ा बाहर की ओर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो थी स्ट्रॉ से होकर के परख नली के अंदर गई, और परख नली के अंदर जाकर के इसने चूने के पानी में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करी तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बना। चूने के पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया की तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट बना, CaCO3 बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने के पानी का रंग दूधिया हो गया। कैसा हो गया, दूधिया हो गया, है ना। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वाकई में हम उच्च वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं, हम जो है वो बाहर निकालते हैं। समझ में आया। तो ये भी प्रयोग हम कर सकते हैं कि उच्च वसन के समय हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो हम
इस प्रकार से इस प्रयोग के द्वारा हम समझा सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों कि क्या अन्य जंतु भी श्वसन करते हैं, जिस प्रकार से हमने देखा कि मनुष्य और जीव जंतु श्वसन करते हैं, क्या उसी प्रकार से अन्य जीव जंतु भी श्वसन करते हैं? जैसे हाथी है, शेर है, गाय है, बकरी है, मेंढक है, छिपकली है, सर्प है, पक्षी है। इन सभी जंतुओं के अंदर मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, लेकिन इनमें यदि हम मछलियों की बात करें, तो मछलियाँ जो होती है वो क्लोम्स के द्वारा श्वसन करती है। कॉकरोच जो होते हैं इसके अंदर श्वास रंध्र पाए जाते हैं, इनकी जो त्वचा होती है उसके पार्श्व भाग के अंदर छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम श्वास प्रणाल कहते हैं या फिर श्वास रंध्र कहते हैं या फिर वातक कहते हैं। इनकी सहायता से ये श्वसन करते हैं। अब देखो इसके अलावा तो चलते हैं सबसे पहले कॉकरोच में ही श्वसन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। कॉकरोच की यदि हम बात करें तो कॉकरोच की जो पंख होते हैं उसके नीचे जो उसकी त्वचा पाई जाती है, त्वचा के पार्श्व भाग के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम श्वास प्रणाल या फिर वातक कहते हैं। और कीटों में भी गैसों के विनिमय के लिए जो है ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यहाँ पर वायु नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसकी सहायता से गैसों का विनिमय होता है। समझ में आया? ऑक्सीजन समृद्ध वायु इन वायु नलिकाओं से ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु इन्हीं वायु नलिकाओं से होकर के और इन श्वास प्रणाल से होकर वापस बाहर निकलती है। तो जब कॉकरोच श्वसन करता है तो ऑक्सीजन समृद्ध वायु जो होती है इन श्वास रंध्रों से होकर के और वायु नलिकाओं से होकर के और श्वास प्रणाल से होकर के ऊतकों तक पहुंचती है, फिर ऊतकों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है कॉकरोच की। अब कॉकरोच की प्रत्येक कोशिका से ऑक्सीजन जो होती है वो तो कोशिकाओं के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, लेकिन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है को वापस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कोशिकाओं से होकर ऊतकों और ऊतकों से होकर के श्वास प्रणाल से होकर के पुनः जो है श्वास रंध्रों की सहायता से पुनः जो है बाहर की ओर छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉकरोच में जो है श्वसन प्रक्रिया बहुत ही इजी तरीके से संपन्न होती है। सबसे पहले श्वास रंध्र जो कि त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, इन्हीं को श्वास प्रणाल कहते हैं या वातक कहते हैं। ये वायु नलिकाओं से जुड़े होते हैं और वायु नलिकाओं के अंदर ही जो है गैसों का विनिमय होता है। वायु नलिकाएं जो होती है ऊतकों से और कोशिकाओं से जुड़ी होती है ना? तो बड़ा ही इजी वे में इनमें जो है श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। अब चलते हैं बच्चों केंचुओं की यदि हम बात करें, आपके जो है प्रश्न बनता है कि कॉकरोच जो है किस प्रकार से श्वसन करता है, कॉकरोच में श्वसन प्रक्रिया को समझाइए। तो हम समझा सकते हैं श्वास प्रणाल के द्वारा करता है, किस प्रकार से करता है हम समझा सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों केंचुए जो होते हैं किस प्रकार से श्वसन प्रक्रिया करते हैं या उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है। तो आपने केंचुआ देखा होगा, जैसे ही हम बगीचे के अंदर मिट्टी खोदते हैं तो हमें उसके अंदर असंख्य केंचुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर रेड अर्थवॉर्म भी होते हैं और ब्लैक अर्थवॉर्म भी होते हैं। ये किसानों के मित्र भी कहलाते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, मिट्टी को जो है ये नाइट्रेट जो है वो प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करते हैं पौधों को। अब देखो केंचुए जो होते हैं इनकी त्वचा जो होती है बहुत ही आर्द्र होती है और श्लेष्मी होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मी होती है, तो ये त्वचा के द्वारा ही जो है श्वसन प्रक्रिया इनमें संपन्न होती है। किसमें? केंचुए में। समझ में आया? तो केंचुए श्वसन किसके द्वारा करते हैं? त्वचा के द्वारा ही करते हैं। अब चलते हैं हम त्वचा के नीचे इनमें भी जो है श्वास नलिकाओं का जाल होता है, सेम वही ऊतकों से जुड़े होते हैं और फिर जो है कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। वही जो है कोशिकाएं जो होती है ऑक्सीजन समृद्ध वायु को लेती है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर की ओर छोड़ती है। वापस से जो है ये वायु ऊतकों से होकर कोशिकाओं से ऊतकों में, ऊतकों से वही जो है वायु नलिकाओं के जाल से होकर के वापस जो है त्वचा के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से केंचुओं के अंदर जो है श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। अब चलते हैं बच्चों मछलियों में जो है श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मछलियां जो होती है वो क्लोम्स के द्वारा ब्रीथिंग करती है या श्वसन करती है। ये जो क्लोम्स होते हैं बच्चों, मछलियां क्या करती है कि जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसी को लेती है, क्योंकि वो तो जल में रहती है। तो जल का सूत्र क्या है? H2O। जल जो है जल के अंदर दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है ना? तो ऑक्सीजन और जल से मिलकर हाइड्रोजन से मिलकर ही जल बनता है। तो जो मछलियां होती है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करती है। तो क्लोम जो होते हैं मछलियों के अंदर ये त्वचा के ऊपर बाहर की ओर निकले होते हैं, है ना? और ये जो क्लोम्स होते हैं इनमें रक्तवाहिनियों का जाल पाया जाता है और जैसे ही ये क्लोम्स जो होते हैं ऑक्सीजन समृद्ध वायु को जल से ले लेते हैं और लेकर के इन रक्तवाहिनियों में छोड़ते हैं। रक्तवाहिनियों में गैसों का विनिमय होता है
और फिर यहाँ से इसकी प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर की ओर छोड़ते हैं और क्लोम्स के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर की ओर छोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से जो मछलियाँ होती है वो क्लोम्स के द्वारा जो है ब्रीथिंग करती है या श्वसन करती है। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं कि क्या अभी हमने पढ़ा कि अन्य जीव जंतु जैसे कॉकरोच है, केंचुए हैं या मछलियाँ हैं किस प्रकार से श्वसन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाता है केंचुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो स्किन के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है। मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती है, क्लूम्स के द्वारा, इसको हम हिंदी में गिल्स भी बोलते हैं, है ना, या गलफड़े भी बोलते हैं। और कॉकरोच जो होते हैं श्वास प्रणाली की सहायता से श्वसन करते हैं। अब चलते हैं बच्चों, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं, क्या पौधों में भी श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? ये प्रश्न हमारे लिए हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक और सूर्य का प्रकाश और जल और खनिज लवण की उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन जब श्वसन की बात होती है बच्चों, तो एक चीज हमेशा के लिए ध्यान रखो, बड़ी क्लासेस में भी जाओगे तब तक आपके ये काम आएगा कि पौधे जो होते हैं वो हमारी तरह ही श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब क्लियर हो गया ये आपके दिमाग से? तो पौधे किस प्रकार से श्वसन करते हैं इसकी बात करें तो पौधे जो होते हैं, वैसे तो पौधे का प्रत्येक भाग जो होता है ब्रीथ करता है, क्योंकि जड़ें जो होती है वो भी श्वसन करती है। जड़ों के अंदर भी मूल रोम होते हैं, उनमें भी रंध्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो मिट्टी से जो है ऑक्सीजन लेती है ना, और नाइट्रोजन लेते हैं, पौधों के लिए आवश्यक तत्व लेते हैं, है ना। इसके साथ साथ तना जो होता है, तने के ऊपर भी छिद्र पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो भी ब्रीथ करता है। और यदि हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो है वो तो हम कह ही सकते हैं पत्तियों के द्वारा तो विशेष रूप से श्वसन की प्रक्रिया पौधों में संपन्न होती है, क्योंकि पत्तियों के ऊपर ही जो है वो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और इन्हें हम रंध्र कहते हैं, जो कि द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पौधों के अंदर श्वसन जो है विशेष रूप से जो है पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले रंध्रों की सहायता से होता है। वैसे तो पौधे का प्रत्येक अंग जो होता है वो श्वसन करता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियां ही श्वसन के दौरान ऑक्सीजन समृद्ध वायु को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। कब? श्वसन के दौरान। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। इस चीज को आप अच्छे से समझने का प्रयास करना। वैसे अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं बच्चों, पौधे जो होते हैं, पौधे की अन्य सभी कोशिकाओं की तरह जो जड़ें होती है, ये भी जो होती है, इनकी जड़ों की कोशिकाओं की को भी जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये भी जो है मिट्टी के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, उनमें ऑक्सीजन होती है, तो वहां से ये जड़ें जो होती है ऑक्सीजन ले लेती है, अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक चीज और है, हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलता है कि श्वसन क्या है? श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए और आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। हम यही परिभाषा दे सकते हैं श्वसन की, और भी अच्छी परिभाषा पहले हमने दी थी कि ऑक्सीजन समृद्ध वायु को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। लेकिन एक और डेफिनेशन हमारी बन रही है कि श्वसन जो है, हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए और आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने विभिन्न प्रकार के जीवों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया को पढ़ा आज, और आज हमारा लेसन यहीं पर कंप्लीट होगा। आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे।